Hi coders, welcome back in another video. This is the sixth video which is on operators in C language. In this video we will learn about operators in C language. हम operators को कैसे use करते हैं, कैसे हम उन पे operation perform करते हैं जब भी हम operators को use करते हैं. So जो operators हैं उनको हम use करते हैं अपनी operations को perform करने के लिए जब भी हम कोई operation perform करते हैं किसी variables या फिर values पे, तो उनके लिए हम यूज करते हैं ऑपरेटर्स. नीचे एक एग्जांपल है जिसमें मैंने एक वेरिएबल लिया है my_num, जिसके अंदर मैंने 100 प्लस 50 का जो सम है उसको असाइन किया है इंटीजर वेरिएबल में. अभी इस वेरिएबल का आउटपुट है वो होगा 150 बिकॉज हमने यूज किया है एडिशन और इन दोनों ऑपरेंड्स के ऊपर मैंने ये ऑपरेशन परफॉर्म किया है, ऐड का ऑपरेशन परफॉर्म किया, जिसकी जो आउटपुट है वो आएगा 150. सो सी लैंग्वेज में हमें 5 टाइप ऑफ ऑपरेटर्स मिलते हैं. सबसे पहला हमारा है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स. सो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हम यूज करते हैं जब भी हमें परफॉर्म करवाने हो कॉमन मैथमेटिकल ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड एटसेट्रा. जो नेक्स्ट हमारी ऑपरेटर हैं वो है असाइनमेंट ऑपरेटर्स. बेसिकली हम इनको यूज करते हैं जब भी हमें वैल्यूज असाइन करवानी हो अपने वेरिएबल्स में. जो थर्ड ऑपरेटर हैं वो है कंपैरिजन ऑपरेटर्स, जिनको हम यूज़ करते हैं जब भी हमें दो वैल्यूज़ को कंपेयर करना होता है या फिर दो वेरिएबल्स को कंपेयर करना होता है. कंपैरिजन ऑपरेटर की मदद से हम डिसीजन मेकिंग टास्क भी परफॉर्म करते हैं. फोर्थ टाइप ऑफ ऑपरेटर है लॉजिकल ऑपरेटर्स. लॉजिकल ऑपरेटर की हेल्प से हम ट्रू और फॉल्स टेस्ट कर सकते हैं किसी भी वैल्यूज़ के लिए. वैल्यूज़ के लिए जब भी हमें ट्रू और फॉल्स में आउटपुट चाहिए तब हम लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं, जहाँ पे ट्रू का मतलब है 1 और फॉल्स का मतलब है 0, जिसको हम बाइनरी फॉर्म में 0 एंड 1 कहते हैं. इसके बाद जो लास्ट ऑपरेटर है वो है साइज ऑफ ऑपरेटर, जिससे हम डाटा टाइप है उसकी जो मेमोरी है वो मेमोरी साइज हमें पता चलती है. सो वन बाय वन हम इन सभी के एग्जांपल्स देखेंगे. सो मैं यूज़ करूँगा VS कोड का. VS कोड का मैंने सेटअप कर लिया है अपनी सिस्टम में. सबसे पहले मैं परफॉर्म करूंगा ऑपरेशंस. उसके लिए मैं जो अपने ग्लोबल वेरिएबल्स का यूज़ करूंगा. सो सबसे पहले मैं लूँगा इंट a इज इक्वल टू 20, उसके बाद b इज इक्वल टू 4 और एक c वेरिएबल लूँगा जिसे मैं कोई भी वैल्यू असाइन नहीं करूँगा. सो एडिशन में मैं अपने c वेरिएबल में वैल्यूज़ डालूँगा a प्लस b. सो मैंने एडिशन का जो सिंबल है उसको यूज़ किया है ऐड को, और जो a और b की जो वैल्यू है उन दोनों का जो सम होगा वो c में स्टोर होगा. सो c को मैंने असाइन की वैल्यूज़ a और b की. अभी करते हैं इसे प्रिंट. सो प्रिंट के लिए मैं यूज़ करूँगा एडिशन आउटपुट इज c. तो हमारा जो आउटपुट था वो मिल चुका है हमें 24. इसी तरह से मैं इसको करूँगा सब्ट्रैक्शन में. सो c इज इक्वल टू a सब्ट्रैक्ट b. कॉपी करूँगा प्रिंट को. तो हमारा सब्ट्रैक्शन का आउटपुट है वो है 16. जब भी मैं 20 से माइनस करूँगा 4 को तो जो आउटपुट हमें मिलेगा वो मिलेगा 16. मल्टीप्लिकेशन. सो c इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाई b. जो हमारा मल्टीप्लिकेशन था वो है 80. जब भी मैं अपनी a को मल्टीप्लाई करूँगा b से, यानी कि 20 इंटू 4 इज इक्वल टू 80. डिवीज़न. सो c इज इक्वल टू a डिवाइड बाई b. डिवीज़न हमारा आया है 5, जो कि बिल्कुल करेक्ट है. जब भी मैं 8 यानी कि 20 को डिवाइड करूंगा 4 से तो जो हमारा आउटपुट है वो हमें मिलेगा 5, और 5 हमें आउटपुट मिल चुका है. इसके बाद मैं देखूंगा मॉड्यूलो. c a मॉड्यूलो b. मॉड्यूलो हमें मिला है 0. जब भी मैं 20 को डिवाइड करूंगा 4 से तो जो हमारा रिमाइंडर है वो बनेगा 0. लेट्स सपोज अभी मैं जो 20 की वैल्यू करता हूँ 21, सेव करूँगा. सेव करने के बाद रन करूँगा
तो जो हमारा मॉड्यूलो है वो अब हुआ है 1, बिकॉज जो हमारे पास रिमाइंडर बचा है, जब भी हम 21 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो जो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा वो बचेगा 1। तो इसने जो 1 है वो हमें आउटपुट दिया है। अभी इसे करता हूँ रीचेंज 20। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, बेसिकली इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट क्या करते हैं, हमारे वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करते हैं बाय 1। अगर हम इंक्रीमेंट यूज़ करते हैं तो हमारी वैल्यू को बाय 1 से ये इंक्रीमेंट करते हैं, बढ़ाते हैं, और डिक्रीमेंट भी करते हैं बाय 1 से। सो प्री और पोस्ट में क्या फ़र्क है कि प्री इंक्रीमेंट जो होता है वो एग्जीक्यूशन के साथ ही वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर देता है, और जो पोस्ट होता है वो एग्जीक्यूशन के बाद वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करता है। सो लेट्स सी एन एग्जाम्पल। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम यूजिंग प्री इंक्रीमेंट printf। सो उसके लिए मैं प्री इंक्रीमेंट करूँगा b को, सेव एंड रन। तो हमारा जो b था वो था 4 और अभी वो हो चुका है 5। अपने एग्जीक्यूशन के साथ ही उसे इंक्रीज किया है। अभी मैं इसे करता हूँ, अभी मैं यूज़ करूँगा अपना पोस्ट इंक्रीमेंट। सो पोस्ट इंक्रीमेंट में मैं जो सिंबल है वो आफ्टर वेरिएबल यूज़ करूँगा, सो b++, और इसके बाद मैं जो ऊपर वाली जो लाइन थी उसको करता हूँ कमेंट रन। तो अभी जो हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट है वो हमें मिलना चाहिए 4, और जो कि हमें 4 मिल रहा है। सो अभी जब भी मैंने इंक्रीमेंट करने के बाद, अब अगर मैं अब इसे अपने b को प्रिंट करवा के देखूं तो मुझे आउटपुट मिलेगा 5, बिकॉज एग्जीक्यूट हो चुका है प्रोग्राम और इसने जो हमारी b की वैल्यू है उसको भी इंक्रीज कर दिया है, लेकिन फ़िलहाल इसने प्रिंट किया है 4। सो लेट्स सी, अभी मैं करता हूँ इसे प्रिंट, सेव एंड रन। सो जो पहले इंक्रीमेंट किया था उसने, और उसने जो इनिशियल वैल्यू थी उसको प्रिंट किया, एग्जीक्यूशन के साथ ही उसने अपनी वैल्यू को बढ़ा दिया नेक्स्ट एग्जीक्यूशन के लिए। सो अभी हमारे पास b की वैल्यू है 5। सो दिस इज़ डिफरेंस बिटवीन पोस्ट एंड प्री। सो अभी करता हूँ दोनों को कमेंट, और इसी तरह से हम डिक्रीमेंट को यूज़ करते हैं। सो डिक्रीमेंट में हम डबल माइनस का यूज़ करते हैं, और b को मैं डिक्रीमेंट करूँगा, सेव एंड रन। तो जो हमारी इनिशियल वैल्यू है उसमें से इसने एक माइनस किया और हमें जो आउटपुट मिला है वो है 3। सो इसने प्री डिक्रीमेंट कर दिया है। सो अभी मैं इसे करूँगा कंट्रोल D, कॉपी डाउन, पोस्ट डिक्रीमेंट। सो पोस्ट डिक्रीमेंट में मैं जो हमारे सिंबल्स हैं वो आफ्टर वेरिएबल यूज़ करूँगा। सो अभी जो हमारे पास आउटपुट है वो होना चाहिए 4, और जो हमारा आउटपुट है वो एक्सपेक्टेड आउटपुट मिल रहा है। लेकिन अब जब भी मैं अपने b को प्रिंट करूँगा तो मुझे जो आउटपुट मिलेगा वो होगा 3। सो पोस्ट बेसिकली क्या करता है, एग्जीक्यूशन के बाद उसकी वैल्यू को चेंज कर देता है, और जो प्री है वो एग्जीक्यूशन के साथ ही उस वैल्यू को चेंज करता है और आउटपुट में हमें शो करता है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्री एंड पोस्ट। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड अबाउट दिस। नेक्स्ट है हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स। सिंगल असाइनमेंट ऑपरेटर हमने पहले भी किया है और बहुत वीडियोस में इसको कवर कर चुके हैं एज एन एग्जाम्पल। सो लेट्स see an example, c is equal to a, printf, assign the value in c, जो कि हमारी a की वैल्यू है उसको हमने असाइन किया c में, और let's see the output। सो जो c की वैल्यू है वो अब हो चुकी है 20, जो कि हमने a की वैल्यू को असाइन किया था c में। सो लेट मी कमेंट इट। आफ्टर दैट हम यूज़ करेंगे अपना ऐड एंड असाइन ऑपरेटर। सो ये ऑपरेटर बेसिकली करता क्या है, वैल्यू को ऐड करता है और उसमें असाइन करता है। लेट्स सी, अभी मैं यूज़ करता हूँ c। अभी मैं 2 इक्वेशंस लिखूँगा और इसकी हेल्प से मैं आपको समझाऊँगा कि कैसे हम ऐड एंड असाइन को यूज़ करते हैं। सो c इज इक्वल टू c प्लस b। अभी जो इसका एक्सपेक्टेड आउटपुट है वो क्या होगा,
C की वैल्यू है 20 प्लस B यानी कि 4 इक्वल टू 24, और इस 24 को वो स्टोर करेगा C में। सो जो C की वैल्यू है वो हो गई 24। सो इसी को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं अपने ऐड एंड असाइन ऑपरेटर के साथ, C प्लस इक्वल टू B। सो इसका भी जो आउटपुट है वो सेम ही रहेगा जो कि है 24। सो लेट्स सी, इसे मैं करता हूं कमेंट। सो प्रिंट करूंगा मैं C को और देखेंगे जो एक्सपेक्टेड आउटपुट 24 हमें मिलता है कि नहीं। सो जो हमें C की वैल्यू है वो 24 मिल चुकी है, जो कि बिल्कुल एक्सपेक्टेड है, जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था वो आउटपुट हमें मिल रहा है। सो इसी तरह से बाकी के ऑपरेटर्स को हम वन बाय वन देखते हैं। सब्ट्रैक्ट एंड असाइन। सो इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, जो C की वैल्यू है यानी कि 20, उसमें से माइनस करेंगे 4 को, और जो हमारी C की अभी जो वैल्यू होगी वो होगी 16। लेट्स सी ये हमें मिलता है कि नहीं। सो जो हमारी C की वैल्यू है वो होनी चाहिए 16। सेव एंड रन। सॉरी, एक बार मैं ऊपर वाले को करता हूं कमेंट। अभी मैं इसको करूंगा। तो हमारी C की वैल्यू 16 हमें मिल चुकी है, जो कि बिल्कुल एक्सपेक्टेड, जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था वैसी ही वैल्यू हमें मिल रही है। मल्टीप्लिकेशन एंड असाइन। सो इसको भी हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे, यानी कि C इक्वल टू C मल्टीप्लाई बाय B, और इसका जो आउटपुट होगा वो होगा C इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाय 4। जो इसका आउटपुट है वो होगा 80। सो इसको हम शॉर्ट हैंड में लिखेंगे C मल्टीप्लाई इक्वल B, और इसका जो आउटपुट रहेगा वो रहेगा 80। सो लेट्स सी, प्रिंट करवाते हैं। C की वैल्यू एज एक्सपेक्टेड वैल्यू हमें मिल चुकी है, आउटपुट जो है बिल्कुल सही है, 80 है। सो इसके बाद हम देखेंगे अपना डिवाइड एंड असाइन। सो इसको भी हम वैसे ही लिखेंगे। लेट्स सपोज C इक्वल टू C डिवाइडेड बाय B, और जो इसका आउटपुट है वो रहेगा, C की वैल्यू है हमारी 20। सो C इक्वल टू 20 डिवाइड बाय 4 इक्वल टू 5। सो इसको शॉर्ट हैंड में हम लिखेंगे डिवाइड असाइन B। सो इसका जो आउटपुट है वो हमें मिलना चाहिए 5। सो लेट्स सी, प्रिंट करवाते हैं। जो /n है वो मैं यूज करता हूं न्यू लाइन के लिए। C is जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है वो हमें 5 मिल चुका है। इसके बाद हम देखेंगे अपना मॉड्यूलो। मॉड्यूलो भी बिल्कुल वैसा ही है, C इक्वल टू C मॉड्यूलो B, यानी कि C इक्वल टू C की वैल्यू हमारी है 20 मॉड्यूलो 4, 20 मॉड्यूलो 4, और जिसका एक्सपेक्टेड आउटपुट है वो मिलेगा हमें 0। सो इसको शॉर्ट हैंड में हम लिखेंगे C मॉड्यूलो असाइन B। आउटपुट जो कि एक्सपेक्टेड है वो है 0। सो लेट्स सी, प्रिंट करवाते हैं। प्रिंट एफ एक्सपेक्टेड आउटपुट हमें मिल चुका है 0। आई होप कि आपको असाइनमेंट ऑपरेटर्स भी बिल्कुल समझ आ चुके हैं जैसे हमने कवर किए थे इस वीडियो में। नेक्स्ट जो हमारे ऑपरेटर्स हैं वो है कंपैरिजन ऑपरेटर्स। सो इनको बेसिकली हम यूज़ करते हैं कंडीशंस के साथ।
सो लेट्स स्टार्ट विद इक्वल टू ऑपरेटर। सो इसके लिए मैं यूज़ करूँगा कंडीशंस। सो कंडीशंस हम यूज़ करते हैं कि अगर हमारी जो कंडीशंस हैं अगर वो ट्रू है तो जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो चले, अदरवाइज ना चले। सो लेट्स सपोज इंट a इज इक्वल टू 5 एंड b इज ऑल्सो इक्वल टू 5। सो दो वेरिएबल लिए a एंड b, दोनों की जो वैल्यू है वो सेम है 5 5। सो इफ a इक्वल्स टू b, प्रिंट हो yes। सेव एंड रन। तो जो हमारा yes है वो प्रिंट हो चुका है बिकॉज हमारा a है वो बिल्कुल इक्वल टू है b के और इसने जो एग्जीक्यूशन कर दिया है। लेट्स सपोज अभी मैं b की वैल्यू करता हूँ 15, तो हमें हमारे आउटपुट में कुछ नहीं दिखेगा बिकॉज ऑफ हमारी जो कंडीशंस थी वो फॉल्स हो चुकी है। कंडीशन फॉल्स होने के बाद जो हमारा प्रिंट एफ है यानी कि जो इफ के बाद का ब्लॉक ऑफ कोड है वो नहीं चलेगा। सो इसका जो अभी आउटपुट, अगर मैं इसको वैल्यू को वापस से रीचेंज करता हूँ, सो इसका जो आउटपुट है वो हमें मिलना चाहिए ट्रू, यानी कि जो वैल्यू है वो ट्रू है। ये जो कंडीशन है बिल्कुल सच है, ट्रू है, तभी हमारा जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है या फिर हमारा इफ के बाद जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो रन किया है। नॉट इक्वल टू, बेसिकली ये बिल्कुल इक्वल टू के ऑपोजिट है। सो इसकी मैं एक कंडीशन बनाता हूँ, ए नॉट इक्वल टू बी। क्या हमारा जो a है वो b के इक्वल नहीं है? सो ये कंडीशन फॉल्स रहेगी बिकॉज हमारा a है वो b के इक्वल है। तो इसके अंदर जो भी हम प्रिंट करेंगे वो जो है प्रिंट नहीं होगा बिकॉज जो हमारी कंडीशन है वो बिल्कुल फॉल्स हो चुकी है। जो हमारा a है वो b के बराबर है। सो ये जो हमारी कंडीशन है वो फॉल्स हो चुकी है। सो उसी केस में ये जो हमारा आउटपुट है कुछ भी आउटपुट नहीं देगा। सो अगर मैं इसको b को चेंज करता हूँ और आगे अब मैं इसको रन करूँगा तो जो हमारा yes है वो प्रिंट होगा बिकॉज अब हमारी कंडीशन बिल्कुल ट्रू है, जो a है वो b के इक्वल नहीं है। सो नेक्स्ट हमारी कंडीशन है ग्रेटर देन। सो इफ a ग्रेटर देन b, अगर हमारा a ग्रेटर देन b है तो जो अंदर की कंडीशन है जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो चले। सो यस, हमारा a अगर ग्रेटर देन है b के तो ये कंडीशन चलेगी, अदरवाइज ये कंडीशन नहीं चलेगी। सो हमें पता है बिकॉज ऑफ जो आउटपुट है, जो वेरिएबल्स की वैल्यूज़ हैं वो फ़िलहाल हमें दिख रही है, लेकिन जब भी आप प्रोडक्शन लेवल पे काम करोगे तो आपको बिल्कुल पता नहीं होगा कि कौन सी वैल्यूज़, कौन से वेरिएबल्स की क्या वैल्यूज़ हैं, या फिर आप सर्वर से जो डाटा उठाते हैं क्या वो इक्वल है या नहीं है। सो उसी केस में हम इफ एल्स का काफ़ी यूज़ करते हैं। सो अभी जो हमारी कंडीशन है वो कायदे के हिसाब से नहीं चलनी चाहिए बिकॉज जो हमारा a है वो स्मॉलर देन b है और हम देख रहे हैं कि क्या a बिगर देन b है। सो इसी केस में अगर मैं इसको रन करूं तो हमें कुछ भी आउटपुट में नहीं मिलेगा, लेकिन अगर मैं अपने a को कर देता हूं 50 तो ये हमें आउटपुट देगा यस, नाउ द a इज बिगर देन b, a इज ग्रेटर देन b, और इसने यस प्रिंट किया। तो अभी देखते हैं नेक्स्ट कंडीशन लेस देन। सो मैं टाइप करूंगा a लेस देन b, अगर है तो प्रिंट हो यस। क्या हमारा a लेस देन b है? तो हाँ, हमारा जो अगर मैं a की वैल्यू को रीचेंज करूं तो अभी जो हमारी कंडीशन है वो बिल्कुल ट्रू है और हमारा जो a है वो लेस देन है b, तो हमारी कंडीशन चलनी चाहिए और ये प्रिंट करेगी यस। सो इसने आउटपुट में यस दिखाया है बिकॉज ऑफ हमारी कंडीशन वो बिल्कुल सही है। इसके बाद हम देखेंगे अपने ग्रेटर देन इक्वल टू को। इफ a ग्रेटर देन एंड इक्वल टू b तो प्रिंट हो yes a is greater than or equal to b।
रन करेंगे। रन करने के बाद जो आउटपुट में हमें कुछ नहीं मिला, बिकॉज हमारा ए ना ही तो ग्रेटर देन बी है और ना ही हमारा ए है वो इक्वल देन बी है। सो अगर मैं ए को ग्रेटर करता हूँ 50 और रन करूँगा तो जो हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट है वो हमें मिला है, जो अंदर की कंडीशन है वो चली है, बिकॉज अभी हमारा जो ए है वो ग्रेटर देन है बी से। और अगर मैं इसको इक्वल करता हूँ बी के, तब भी ये कंडीशन रन होगी, बिकॉज हमने जो है देखना है दोनों ही कंडीशंस क्या वो ग्रेटर है। अगर ग्रेटर नहीं है तो इक्वल है, अगर दोनों ही कंडीशन सही नहीं है तो जो इंटरनल ब्लॉक ऑफ कोड है आफ्टर इफ वो चलेगा। अगर दोनों कंडीशंस फॉल्स हुई तो नहीं चलेगा। इस कंडीशन के बाद हम देखेंगे अपना लेस देन। सो मैं यूज़ करूँगा इफ ए लेस देन इक्वल टू बी, प्रिंट सेव। रन किया। रन करने के बाद हमारा ए है वो 50 है और बी है वो भी 50 है। सो ए लेस देन तो नहीं है लेकिन इक्वल है। सो इसने जो कंडीशन को ट्रू किया और ट्रू करने के साथ ही जो हमारा जो इंटरनल कोड था इफ के अंदर वो चला। सो अगर मैं इसको करता हूँ 49, तब भी हमारी कंडीशन ट्रू होगी और जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है वो हमें मिलेगा। सो इसी के साथ हमने अपने कंपैरिजन ऑपरेटर्स को भी कर लिया है। आई होप कि इसकी भी आपको समझ ज़रूर लगी है। इसके बाद हम करेंगे अपने लॉजिकल ऑपरेटर्स। सो इनको भी हम बेसिकली कंडीशंस के साथ ही करते हैं। सो लेट्स सी। सो इससे पहले हम यूज़ करेंगे अपने इंटीजर्स को। इंटीजर a इज इक्वल टू 5 एंड b इज इक्वल टू 4। इफ a greater than 2 and b less than 5, print yes। एंड के लिए मैंडेटरी है, जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की कंडीशंस हैं वो दोनों ट्रू होनी चाहिए। अगर वो दोनों ट्रू हैं तो ओवरऑल रिज़ल्ट हमें मिलेगा ट्रू और जो अंदर का जो कोड है वो चलेगा। सो लेट्स सी, अगर हमारी जो ए है वो ग्रेटर देन 2 है, यस है, तो इसका जो आंसर है वो होगा ट्रू। इसके बाद हमने यूज़ किया एंड। और जो हमारा बी है क्या वो लेस देन 5 है, तो ये भी ट्रू है। सो अभी हमें दोनों साइड ट्रू ट्रू मिला है। सो ओवरऑल इसका जो रिज़ल्ट है वो भी होगा ट्रू, और ट्रू होने पे जो अंदर का ब्लॉक ऑफ कोड है वो चलेगा। सो लेट्स सी, अभी हम इससे करते हैं रन, और रन करने के साथ ही हमारा जो यस प्रिंट हो चुका है। मीन टू से, यानी कि जो हमारी कंडीशन है वो बिल्कुल सही है। और अगर कंडीशन सही नहीं होती, लेट्स सपोज इसको मैं करता हूँ 40, बी को सेव एंड रन। सो अभी हमें कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगा, बिकॉज हमारी पहली कंडीशन तो ट्रू है, लेकिन जो हमारी सेकंड कंडीशन है वो बिल्कुल भी ट्रू नहीं है, बिकॉज इसका जो अभी रिज़ल्ट है वो आया है फॉल्स। सो अगर एक भी फॉल्स हुआ तो जो हमारा ओवरऑल रिज़ल्ट है वो भी फॉल्स ही होगा। सो इस कंडीशन को हम काफ़ी मर्तबा यूज़ करते हैं अपने प्रोडक्शन टाइम में। सो लॉजिकल ऑपरेटर्स भी हम काफ़ी यूज़ करते हैं जब भी हम प्रोडक्शन लेवल पे काम करते हैं। और इसके बाद हम देखेंगे लॉजिकल और। सो लॉजिकल और बेसिकली बिल्कुल एंड के ऑपोजिट है। सो इसमें अगर आपको एक भी कंडीशन ट्रू मिलती है तो इसका ओवरऑल रिजल्ट ट्रू ही होता है। लेट्स सी, if a less than 10 or b less than 5। सो अभी हमें जो आउटपुट मिलेगा, जो हमारा a है क्या वो ग्रेटर लेस देन 10 है। सो यस ऑफ कोर्स वो लेस देन 10 है। और उसके बाद जो हमारी राइट हैंड साइड की कंडीशन है b लेस देन 5, तो हमारा b है 40 और 40 लेस देन 5 नहीं है, तो इसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा फॉल्स।
सो ओवरऑल रिजल्ट हमारे पास ट्रू ही आएगा बिकॉज हमारी एक कंडीशन ट्रू है। और जब भी हम लॉजिकल और का यूज़ करते हैं सो मैंडेटरी ये है, नेसेसरी ये है कि दोनों में से लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में से एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। अगर दोनों में से एक कंडीशन ट्रू है तो जो ओवरऑल रिजल्ट है वो भी हमें ट्रू मिलता है। सो इसका कुछ टेबल ऐसे है, अगर लेफ़्ट हैंड साइड आपका ट्रू है और जो राइट हैंड साइड भी आपका ट्रू है तो इसका जो रिज़ल्ट होगा वो होगा ट्रू। और जो हमारा लेफ़्ट हैंड साइड वो ट्रू है और जो राइट हैंड साइड है वो फॉल्स है, तब भी इसका जो ओवरऑल आउटपुट है वो ट्रू होगा। और जो हमारा लेफ़्ट हैंड साइड हमारा फॉल्स है और राइट हैंड साइड हमारा ट्रू है, तब भी जो इसका ओवरऑल रिज़ल्ट है वो रहेगा ट्रू। और अगर हमारे दोनों फॉल्स हैं यानी कि लेफ़्ट हैंड साइड फॉल्स है और राइट हैंड साइड भी फॉल्स है, सो इसका जो ओवरऑल जो रिज़ल्ट है वो होगा फॉल्स। सो हमारा जो और है लॉजिकल और वो एक ही कंडीशन में फॉल्स होता है जब भी हमारी दोनों कंडीशंस फॉल्स हों। सो ये बिल्कुल ऑपोजिट है एंड के। एंड में जब भी आपकी दोनों कंडीशंस ट्रू होती हैं तब ही ट्रू होता है, बाकी सब में ये फॉल्स होता है। सो लेट्स सी एन एग्जांपल। अभी हम इसको जो प्रिंट करवाएंगे, प्रिंट यस। सो हमारा यस तभी प्रिंट होगा जब दोनों कंडीशंस में से कोई एक कंडीशन ट्रू होगी। सो देखते हैं अभी इसे रन करके। सो रन किया, रन करने के बाद जो हमें आउटपुट यस मिला है और श्योर कि हमारी जो पहली कंडीशन है लेफ़्ट हैंड साइड की वो ट्रू है। सो ओवरऑल रिज़ल्ट भी हमें ट्रू ही मिलेगा बिकॉज अभी जो हमारा केस है वो कुछ ऐसा केस है जिसमें जो हमारी लेफ़्ट हैंड साइड है वो है ट्रू और जो हमारी राइट हैंड साइड है वो है फॉल्स। सो ओवरऑल रिज़ल्ट भी हमें ट्रू मिलेगा, यानी कि जो अंदर की कंडीशन है, इफ़ की अंदर की कंडीशंस हैं वो चलेंगी, एग्जीक्यूट होंगी और एग्जीक्यूट होने पे हमें आउटपुट भी मिलेगा। अभी हम देखेंगे अपने लॉजिकल नॉट को। सो इसके लिए मैं यूज़ करूँगा अपना इंटीजर a इज इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। सो क्या a जो हमारा है क्या वो 0 के इक्वल है? सो यस, हमारा जो a है वो 0 के इक्वल है। लेकिन अगर हमने यहाँ पे लॉजिकल नॉट का यूज़ किया है, मतलब ये इस कंडीशन को प्रॉपरली जो है ऑपोजिट करेगा, यानी कि अगर हमारी कंडीशन ट्रू है तो ये इसको करेगा फॉल्स, और अगर हमारी कंडीशन फॉल्स है तो ये इसको करेगा ट्रू। सो अभी जो हमारी कंडीशन है वो ट्रू है, जो हमारी a की वैल्यू है 0 है। क्या 0 इक्वल टू 0 है? यस है। सो अगर हमने नॉट लगाया है तो ये इसको फॉल्स करेगा और फॉल्स करने पे जो हमारी अंदर की कंडीशंस हैं वो नहीं चलेंगी। सो अभी हमें आउटपुट्स में भी कुछ नहीं मिला है। सो अगर हम करें कि क्या हमारा जो a है वो इक्वल टू 1 है, सो नो, हमारी जो कंडीशन है अंदर की वो होगी फॉल्स, लेकिन हमने नॉट यूज़ किया है सो इस कंडीशन को वो प्रॉपरली ऑपोजिट करेगा और जो हमारी नॉट है वो इस कंडीशन को कर देगा ट्रू। सो इस कंडीशन में हमारा जो कोड है वो रन होना चाहिए, जो कि हो रहा है, और हमें जो आउटपुट है वो भी मिल रहा है। तो बेसिकली लॉजिकल नॉट क्या करता है, आपकी जो भी कंडीशन होती है उसको ऑपोजिट कर देता है। अगर आपका जो रिज़ल्ट है वो ट्रू है सो लॉजिकल नॉट के बाद वो होगा फॉल्स, और अगर आपका रिज़ल्ट है वो फॉल्स है तो लॉजिकल नॉट के बाद वो होगा ट्रू। सो जो हमारा नेक्स्ट और लास्ट जो ऑपरेटर है वो है साइज ऑफ ऑपरेटर। साइज ऑफ ऑपरेटर हम यूज़ करते हैं जब भी हमें किसी डाटा टाइप का साइज ऑफ मेमोरी जानना हो, तब इसको यूज़ करते हैं। लेट्स सी एन एग्जांपल ऑफ साइज ऑपरेटर विद डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा टाइप्स। सो सबसे पहले हम देखेंगे इंट a, उसके बाद डबल b, कैरेक्टर c, और सभी के आउटपुट्स को करेंगे, सभी की जो साइज ऑफ मेमोरी है उसको करेंगे प्रिंट। सो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा printf न्यू लाइन। उसके बाद जो हमारा साइज़ है वो आएगा इंटीजर्स में, सो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा %d, बिकॉज ऑफ जो साइज़ ऑफ मेमोरी है वो हमें इंटीजर में मिलेगा, तो
उसके लिए मैं यूज़ करूँगा इंटीजर। सो इंटीजर मैंने यूज़ किया, उसी के बाद मैं लिखूँगा साइज ऑफ, और उसके अंदर जो हमारे वेरिएबल है उसका नेम। कंट्रोल डी से मैं कॉपी करूँगा, कॉपी करने के बाद मैं अपने वेरिएबल्स के नेम चेंज करूँगा। सेव एंड रन। सो जैसे ही मैंने रन किया, जो हमारा इंटीजर है उसका जो साइज ऑफ मेमोरी है वो है 4 बाइट्स, और जो हमारी डबल है वो है 8 बाइट्स, और जो करैक्टर है वो है 1 बाइट। सो जितने भी ऑपरेटर्स थे सी लैंग्वेज में उनको हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने रियल में कुछ इस वीडियो से सीखा है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें अपने दोस्तों के साथ। जिनको सी लैंग्वेज सीखनी है उनके साथ मेरे चैनल को ज़रूर शेयर करें, और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, ताकि आगे आने वाली जितने भी वीडियोस है आप तक ज़रूर पहुंचे। इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, जहां पे हमारी ऑडियंस काफ़ी अच्छी है, और जहां पे मैं डेली पोस्ट भी करता हूं कोडिंग के बारे में। सो कोडिंग की ऐसी नॉलेज के लिए, वीडियोस के लिए मुझे ज़रूर सब्सक्राइब करें।